हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास जो कि राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की बुक है, इस बुक को मैं लाइन बाय लाइन कवर कर रहा हूं। आपको क्या करना है, ये सीरीज़ को अच्छे से देखना, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण युग के बारे में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है ताम्रपाषाण कृषिक संस्कृतियाँ। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ, कि ताम्रपाषाण युग के लोग कैसे रहते थे, उनकी बस्तियाँ कैसी थी, उनके कल्चर कैसे थे, वो किस तरह के मकान में रहते थे। तो मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ता जाता हूँ। आप क्या करिए, इसको अच्छे से सुनते जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा मैं बताता जाऊँगा, आप उसको नोट करते जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहे कि नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे नोट करने वाला बात है कि धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। तो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया? तांबे का प्रयोग किया गया। उसके बाद कह रहा है कि कई संस्कृतियों के जन्म पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। यानी पत्थर और तांबे के उपकरण वो लोग साथ साथ उपयोग करते थे। इस तरह से नई संस्कृति का जन्म हुआ। आगे है, इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक या कैल्कोलिथिक और चैल्कोलिथिक भी पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक भी पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तो चैल्कोलिथिक का अर्थ क्या होता है? पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। फिर कह रहा है कि तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है। तकनीकी दृष्टि से कहने का मतलब है कि जो पुरातात्विक स्थल में मिले सामान हैं उनका कार्बन डेटिंग निकाला गया। तो कार्बन डेटिंग से जो पता चला, उससे ये पता चलता है कि ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति की पहले की है। यानी ताम्रपाषाण पहले है, हड़प्पा बाद में आता है। लेकिन फिर आगे देखिए क्या कह रहा, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। तो देखिए, कालक्रम के अनुसार इंडिया में क्या है, हड़प्पा संस्कृति पहले आती है और ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। यहाँ हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं बुक, इसमें सबसे पहले ताम्रपाषाण संस्कृति पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म की तांबे का भी प्रयोग करते थे। तो ताम्रपाषाण युग के लोग पत्थर और तांबे का अधिकांशतः प्रयोग करते थे, लेकिन कभी कभी वो घटिया किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे। आगे है, वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी के बाद वाले मैदान में हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। तो देखिए, अंतर बता रहा है किसमें? ताम्रपाषाण में। ताम्रपाषाण के लोग कैसे थे? ग्रामीण समुदाय का बना के रहते थे, मतलब वो लोग ग्रामीण थे। और हड़प्पाई लोग कैसे थे? नगर निवासी थे, यानी शहरी थे। और अंतर क्या है? वो लोग पहाड़ी ज़मीन पे रहते थे, नदियों के पास में, और हड़प्पाई लोग कैसे रहते थे? मैदानी ज़मीन पे रहते थे। मैदानी ज़मीन क्या होता है? उपज होता है। तो ये अंतर समझ लीजिएगा। तो ये अंतर याद रखिएगा। ताम्रपाषाण के बारे में अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे कि वो लोग ग्रामीण समुदाय के थे, पहाड़ी इलाका में रहते थे। लेकिन हड़प्पाई लोग कैसे थे? वो कांस्य युगीन थे और नगर निवासी थे और मैदानी इलाकों में रहते थे। आगे समझते हैं। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियाँ दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरास्थल की खुदाई हुई है। कौन कौन से? एक है आहार और दूसरा है गिनलुद। तो 2 पुरास्थल है राजस्थान के, आहार और गिनलुद में। ये पुरास्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में है, बनास घाटी के पास में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरण की खुदाई हुई है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। तो जितनी भी ताम्रपाषाण की बस्तियां हैं इनको आप याद रखिए। कहाँ कहाँ पे है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में। और देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो 2 पुरास्थल है कौन कौन से है? आहार और गिलुंद। इनको आप याद रखिएगा। ये दोनों नाम बार बार आपको देखने मिलेंगे। कहाँ पे पड़ते हैं? राजस्थान में। और किसके पास है? बनास घाटी में।
उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से, मालवा, कायथा और एरण। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां जहाँ जहाँ थी वो स्थान है। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि मालवा मृदभाण, मालवा में जो मृदभाण है उसके बारे में क्या कह रहा कि जो ताम्र पाषाण मृदभाण में उत्कृष्टम माना गया है। तो मालवा का मृदभाण कैसा है, ताम्र पाषाण में जितने भी मृदभाण मिले हैं उसमें उत्कृष्ट माना गया है मालवा का मृदभाण। उसके बाद आगे कह रहा है कि इसके कुछ मृदभाण और अन्य सांस्कृतिक सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है। तो महाराष्ट्र में भी कुछ मिले हैं इसके, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ हुए, पश्चिमी महाराष्ट्र में। किसकी बात हो रही, ताम्र पाषाण की बात हो रही है। आगे कह रहा है कि जहाँ उत्खनन हुए हैं वे पूरा स्थल हैं। ये पूरा स्थल जो भी है महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से देख लेते। पहला है अहमदनगर, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। अहमदनगर ज़िले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, 3 नाम ये पहले याद रखिएगा कि ये अहमदनगर ज़िले में है। कौन कौन से, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। फिर उसके बाद कह रहा पुणे ज़िले में, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पुणे ज़िले में कौन कौन से हैं, चंदेली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सब पुणे ज़िले में। ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। तो महाराष्ट्र में जो पुरा स्थल मिले हैं, जो नाम ऊपर लिखे गए ये सब, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदेली, सोनगांव, इनाम गांव, ये सब क्या है, ये सब जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यह नाम जोरवे के आधार पर दिया गया है जो अहमदनगर ज़िले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित है। तो ये जोरवे के लोकेशन बता रहा है, कहाँ पे है, अहमदनगर ज़िले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पे है। आगे कह रहा है कि जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण काल संस्कृति के तत्व भी है। ईसा पूर्व की 1400 से 1700 के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोंकण तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यूँ तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। ज़्यादातर बस्तियां कैसी थी, वो ग्रामीण थी, लेकिन दैमाबाद और इनाम गांव का वो नगरीकरण की ओर पहुंच गई थी यहाँ की बस्तियाँ। फिर आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र के सभी पुरास्थल अधिकतर काले भूरे मिट्टी, वहाँ पे काला भूरा मिट्टी आज भी महाराष्ट्र में है, तो काले भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्ध शुष्क क्षेत्र में है जहाँ बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नौदा टोली, ये भी जगह याद रखिएगा, पूरा स्थल है। नौदा टोली भी है जो नर्मदा के तट पर है। तो नौदा टोली कहाँ पे है, नर्मदा के तट पे है। उसके बाद कह रहा है कि अधिकांश ताम्र पाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। आगे समझते हैं। कई ताम्र पाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवी चिरांद, चिरांद याद होगा आपको, बताया था मैं, ये बिहार में पड़ता है। चिरांद के अलावा बर्दवान जिले के पांडुराजार ढीबी, पांडुराजार ढीबी ये भी जगह है। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम, ये पश्चिम बंगाल में है, बीरभूम जिले में है। तो यहाँ ताम्र पाषाण कहाँ पे, इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में, पूर्वी भारत के गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बर्दवान जिले में, पांडुराजार ढीबी और पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में है। कुछ और पुरास्थलों की खुदाई हुई है जिनमें उल्लेखनीय है बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी, ये 3 नाम याद रखिएगा, सेनुवार, सोनपुर और ताराडी। फिर कह रहा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन, ये सब भी क्या है, नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। आगे कह रहा कि इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। पत्थर के फलक और फलकियाँ भी होती हैं जिनसे, मतलब वो अच्छे क्वालिटी के पत्थर होते हैं जिनसे हथियार बनाए जाते हैं, चमकीले पत्थर। अनेक स्थानों में खासकर दक्षिण भारत में परस्तर फलक उद्योग बढ़ा, यानी पत्थर के सामान बनने लगे ज़्यादा, और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती थी, पत्थर की कुल्हाड़ी भी बनाते थे वो लोग। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे,
पहाड़ी से अधिक दूर इसलिए नहीं थे क्योंकि पहाड़ी के पास ही पत्थर मिलेंगे और पत्थर से वो लोग औजार बनाते थे। फिर कह रहा कि कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुत्या से मिली है, यही हाल आहार और गिलुंद का भी है। तो जो दो जगह है आहार और गिलुंद, ये नाम याद रखिएगा, का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान, कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान की बनास घाटी के कामोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। दो स्थान है आहार और गिलिंद, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, राजस्थान में, वो भी कहाँ पे, बनास घाटी के कामोबेश शुष्क इलाकों में। आगे समझते हैं। कह रहा कि अन्य समकालिक ताम्रपाषाणिक कृषि संस्कृतियों के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजार का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों फलकों का लगभग अभाव था। तो कह रहे कि जो आहार है वहाँ पे पत्थर के औजार बहुत कम यूज होते थे, खासकर सूक्ष्म जो पत्थर होते हैं उसके औजार बहुत कम यूज होते थे। यहाँ कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और पत्थरें मिली हैं जो सभी तांबे की हैं। तो यहाँ पे तांबे की वस्तुएं मिली हैं लेकिन पत्थरों की वस्तुओं का अभाव था। हालांकि एक चादर कांसे की भी मिली है। तो तांबे की वस्तुएं मिली है और कांसे की एक चादर भी मिली है। ये सब कहाँ की बात हो रही, आहार राजस्थान की बात हो रही है। आगे समझते हैं। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। धातु कर्म का मतलब ये हुआ कि जो ज़मीन के नीचे अयस्क होते हैं उनसे धातुओं को अलग करना धातु कर्म कहलाता है। फिर कह रहा है कि आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है, यानी उसका प्राचीन नाम ही ताम्बवती था, जिसका मतलब होता है जहाँ पे तांबा होता है, यानी तांबा वाली जगह। आहार संस्कृति का काल 2100 और 1599 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है। गिलुंद, दूसरा नाम जो था गिलुंद, उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े भी मिले हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग भी पाया गया है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं और चंदौली में तो तांबे की छेनी भी मिली है। तो ये सब चीज़ें मिली है। देखिए तांबा का ज़्यादा चीज़ मिल रहा है, इसीलिए ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं इसको। आगे समझते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृद भांडों का व्यवहार करते थे, यानी उसका यूज करते थे। इनके एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं, और लगता है इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया है। ये चाकों पर बनते थे और कभी कभी इन पर सफ़ेद रैखिक आकृतियाँ भी बनी रहती थी। तो कैसा रहता था, ये काले रंग के रहते थे और चाक पे बनते थे, इस पे क्या होता, सफ़ेद आकृतियाँ भी बनी रहती थी। तो जो वहाँ के बर्तन उनके कलर कैसे थे, काले व लाल रंग के। आगे देखते हैं। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। तो कह रहे कि जो राजस्थान और महाराष्ट्र में तो मिले ही हैं ऐसे, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के मिले हैं। जो मृदभांड के बारे में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र कौन से है, जैसे देखिए ये फिगर में है, ये जलपात्र जो है इसमें क्या है, टोटी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटी लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं टोटी वाले जलपात्र। तो टोटी वाले जलपात्र और गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरा बनाते थे, यानी गोड़ीदार तस्तरिया और गोड़ीदार कटोरा। गोड़ीदार का मतलब ये हुआ, देखिए ये क्या है, कटोरा है और ये इसका गोड़ी है, यानी इसके फुट रहते थे, पैर रहते थे, तो इसे कहते हैं गोड़ीदार। आगे समझते हैं। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड बहुत कम मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो काले व लाल मृदभांड प्रयोग करते थे वो एक ही संस्कृति के हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि काले व लाल मृदभांड प्रयोग कर रहे थे वो एक ही संस्कृति के, ऐसा समझना गलत होगा। फिर ये भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं और पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड बहुत कम मिले हैं। ये देखिए, ये जो मृदभांड है ये चित्रित है, इसमें देखिए चित्र बना हुआ मृदभांड में। और ये देखिए काले और लाल मृदभांड, यानी ऊपर का देखिए पोर्शन ये काला है और नीचे का कुछ रेड रेड टाइप का है, तो इसे बोलते हैं काले व लाल मृदभांड।
आगे समझते हैं। कह रहे कि पश्चिम पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे और हरिण का शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। तो क्या क्या देखिए है, वो लोग गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस पालते थे और हरिण का शिकार करते थे, यानी वो लोग पालते भी थे जानवर, शिकार भी करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। ये सब ताम्रपाषाण युग की बात हो रही है। उसके बाद देखिए, वे घोड़े से भी परिचित नहीं थे। तो वे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। आगे समझते हैं। आगे की कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। वे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन वहाँ पे कुछ अवशेष जो मिले हैं उसको या तो घोड़ा या तो गधा या तो जंगली गधे के रूप में पहचान की गई है। फिर उसके बाद कह रहे कि लोग गोमांस तो अवश्य ही खाते थे। ये कन्फर्म बता रहे कि वहाँ के लोग गोमांस खाते थे, किंतु सूअर का मांस अधिक नहीं खाते थे पर कम खाते थे। ध्यान आकर्षक बात यह है कि वे लोग गेहूँ और चावल उपजाते थे। तो वे लोग गेहूँ और चावल भी उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। याद रखिए, ताम्रपाषाण युग के लोग क्या क्या गेहूँ, चावल, बाजरे उपयोग करते थे, उगाते थे और खाते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि कई दलहन और मटर भी पैदा करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नौदा टोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी भी स्थान में शायद नहीं मिले हैं। नौदा टोली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। अलसी जिससे ऑयल निकलता है, उपजाते थे। ये सब बातें नौदा टोली के बारे में बता रहे हैं। आगे फिर दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे, जिसको बंसी कहते हैं, जिससे मछली पकड़ा जाता है, वो मिले हैं। जहाँ हम चावल भी पाते हैं और चावल भी मिले हैं। कहाँ की बात हो रहा है? बिहार और पश्चिम बंगाल में। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या क्या? मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं और चावल भी मिले हैं। और दक्कन की काली मिट्टी में क्या क्या होता था? कपास की पैदावार होती थी और निचले दक्कन में रागी और बाजरा का इस्तेमाल होता था, यानी रागी और बाजरा पैदा किया जाता था। आगे है, इससे मालूम होता है कि मछली और भात यानी पका हुआ चावल, मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी प्रचलित है। तो आप लोग जानते होंगे, जो बंगाली लोग होते हैं, यानी जो पश्चिम बंगाल के लोग होते हैं या बिहार साइड के लोग हैं, वो ज़्यादातर मछली और भात खाते हैं, यानी मछली और चावल खाते हैं। तो उनका अभी भी ये प्रचलित भोजन है। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियाँ छोटी हैं। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान की जो बनास घाटी की बस्तियाँ हैं वे किस तरह की? छोटी हैं। किंतु आहार और गिलुंद लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। तो आहार और गिलुंद क्या है? 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। आगे, ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पकी ईंटों से परिचित नहीं थे। तो वो लोग पकी ईंटों का यूज नहीं करते थे, कम जानते थे उनके बारे में। जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था, करते थे, बहुत कम करते थे। जैसे गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास पकी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। यदा कदा वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। कच्ची मिट्टी का जो घर बनता है वो कैसे होता है? गीली मिट्टी को लेयर बाय लेयर जमा के बनता है। घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। छप्पर मतलब खपड़ा, जो कच्ची मिट्टी के घर होते हैं उन पे खपड़ा होता है, उसको छप्पर कहते हैं। छप्पर भी दिए जाते थे। लेकिन आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक पता चले 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते हैं। 4000 लोग रह सकते थे। यह पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है।
मतलब एक गांव टाइप का बना देते, चारों तरफ दीवार कर देते थे, बीच में कई घर रहते थे, इनका गढ़ रहता था, उसी में ये लोग रहते थे। तो कितनी दूर में फैला था? 20 हेक्टेयर में। कहाँ पे? 200 जोरवे स्थल मिले हैं गोदावरी नदी के दैमाबाद में, सबसे बड़ा। आगे कह रहा है कि दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। मतलब कह रहा है कि दैमाबाद किसके लिए फेमस है? कांसे की वस्तुओं के लिए। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी लक्षित है, यानी कुछ वस्तुएं जो हैं कहाँ के? दैमाबाद की, उसमें हड़प्पा संस्कृति के भी लक्षण देखे जाते हैं। फिर कह रहा है पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्र पाषाण अवस्था के इनाम गांव, ये नाम याद रखिएगा, इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। गोलाकार गड्ढे वाले मकान कहाँ मिले हैं? इनाम गांव में। आगे देखते हैं। बाद की अवस्था कब से कब तक? 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। यह मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान रहता होगा। इसके निकट में ही जो कोठार है उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इसको समझते हैं पहले। कब की बात हो रही है? 1300 से 1000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो क्या मिला है? 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं। 5 कमरों वाला मकान है, उसमें 4 कमरा आयताकार है और एक वृत्ताकार है। फिर कह रहे हैं कि यह मकान बस्ती के केंद्र में है, यानी बस्ती के बीचों बीच में है, और किसी सरदार का मकान रहा होगा, यानी बीचों बीच है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये किसी सरदार का मकान रहा होगा। जो भी उस बस्ती का सरदार रहा होगा, उसका मकान बीचों बीच रहा होगा। उसके बाद कह रहा है कि इसके निकट में एक कोठार या कोठरी भी कह सकते हैं, कोठरी मिली है। उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। तो उसमें क्या है? अनाज रखते थे, जो भी टैक्स के रूप में वसूला जाता था। आगे कह रहे हैं कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ताम्रपाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे तांबे के शिल्प कर्म के निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छी तरीके से करते थे। तो वे लोग पत्थर का काम भी कर लेते थे और तांबे के शिल्प कर्म भी अच्छे से कर लेते थे। और उनकी बस्तियाँ कैसी थी? किलाबंद बस्तियाँ थी और बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव के जो ताम्रपाषाणिक लोग थे, उनकी बस्तियाँ बड़ी थी। कई घर पाए गए, कितना? 100 से अधिक, और कई कब्रें मिली हैं। आगे है, हमें तांबे के औजार, हथियार और कंकड़ मिले हैं। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएँ भी बनाते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। देखिए ये सब किसके बारे में बताया जा रहा है? इनाम गांव के बारे में। वहाँ पे तांबे की ये सब औजार, हथियार और कंकड़ मिले हैं। और कार्नेलियन और स्टेराइट और क्वार्ट्ज, ये सब क्या है? अच्छे तरह के पत्थर हैं। पत्थरों के मनके या गुटकाएँ भी बनाते थे। तो इन सब के मनके या गुटकाएँ बनते थे। वे लोग कताई बुनाई जानते थे। तो कताई बुनाई जानते थे वो लोग, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली है। तो चरखे किसके काम में आते हैं? धागा बनाने के काम में आते हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन, तो कपास और सन से भी क्या? धागा बनता है। और सेमल की रुई से भी धागा बनता है। तो ये सब मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? इनाम गांव में। आगे कह रहा है कि इससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। वो लोग वस्त्र बनाना जानते थे। अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में कुंभकार जो घड़ा वगैरह बनाते हैं, धातुकार जो मेटल का चीज़ बनाते हैं, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तें, जिसको टेराकोटा कहते हैं, मिट्टी के सामान को टेराकोटा कहते हैं, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देता है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के मृदभांड ये सब रहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि पूर्वी भारत
चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूँ। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है कि पूर्वी भारत में पहले से ही चावल उपजाता था और पश्चिमी भारत में जौ और गेहूँ उपजाता था। तो ये सब विशेषताएं किसके बारे में है? इनाम गांव के बारे में है, तो याद रखिएगा ये सब। आगे कह रहा कि तिथि क्रम से देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां जैसे कायथा एवं एरण पहले की प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की। उनके शव संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। तो इसको समझिए, तिथि क्रम के अनुसार मतलब डेट वाइज अगर देखा जाए तो क्या पता चलता है कि मालवा और मध्य भारत की बस्तियां जैसे कायथा और एरण की, ये सब पहले की प्रतीत होती है, मतलब ये सब पहले की हैं, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की हैं। आगे समझते हैं। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि कहाँ लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे लिख के आपसे पूछ लेगा। तो कहाँ के लोग? महाराष्ट्र में ऐसा पाया गया था। फिर कह रहे हैं कि हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं थे। इनके अलग अलग कब्रिस्तान नहीं थे। ये लोग क्या करते थे? घर के अंदर ही फर्श में गाड़ देते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जो जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। तो उनकी मान्यता ऐसी थी कि अगर कब्र में कुछ वस्तुएं रख देंगे तो ये इनके साथ परलोक चला जाएगा, तो वहाँ इनके यूज के काम में आएगा। आगे कह रहा कि मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। याद रखिएगा, मातृ देवी की पूजा ताम्रपाषाणी लोग करते थे। फिर कह रहा कि कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थी। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाले ऐसी प्रतिमा से मिलती है। यानी पश्चिम एशिया में भी इसी तरह की प्रतिमा पाई गई थी। किसकी? मातृ देवी की प्रतिमा। याद रखिएगा, कहाँ पे मिला था? इनाम गांव में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी ताम्रपाषाण युग समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये पार्ट 1 है। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे इसको, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।